गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अ, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह फ्री होगा और यह कोर्स डेडिकेटेड है आईआईटी के बच्चों की। आईआईटी एडवांस साथ साथ नीट का तैयारी। हम यहाँ आपको फिजिक्स का सारा भी और उसके रिलेटेड हो सकते हैं या जो प्रैक्टिस है सारे कुछ। और आप हमारे चैनल सारे लेक्चर साथ ही साथ अगर आपको कुछ आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे और यथासंभव सारी क्वेरीज बाद आप सभी का चलिए आज का क्लास वेक्टर वेक्टर जहाँ तक आप जानते हैं फिजिक्स का अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वेक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है और वेक्टर्स हमें हेल्प करेगा ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा है उस नेचुरल फिनोमेना को समझने में। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन के आधार पे हम अपने फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट में बाँट सकते हैं, राइट? एक में डायरेक्शन है, ठीक है? मैग्नीट्यूड है और दूसरा सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं। अब आते हैं, अगर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो क्या इतना सफिशिएंट है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी? नहीं, यह सफिशिएंट नहीं। वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है? वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना। जब तक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इवेन वह मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन रखता है, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है? वेक्टर्स को समझने के लिए डिफिनिशन उन डिफिनिशन को आपको समझना पड़ेगा और तब जाके आप वेक्टर को डीपली समझ सकते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ वेक्टर। सबसे पहली बात, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट फॉलो वेक्टर्स एडिशन। ये डिफिनिशन है। हम 1-2 लेक्चर के बाद वेक्टर्स एडिशन लॉ को समझेंगे। अभी आप बस अपने मन में ये रखिए कि वेक्टर्स एडिशन लॉ होता क्या है और इसके प्रति केस रहिए, है ना? कि वेक्टर एडिशन लॉ हम कैसे करते हैं। बट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और मस्ट फॉलो वेक्टर एडिशन, ये तीनों का होना ज़रूरी है। तब उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, ऐसे और भी कई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना? जो वेक्टर्स हैं। मतलब ये कि जिनका इम्पैक्ट, जिनका इफ़ेक्ट
आप वेक्टर एडिशन लॉ के आधार पे प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो अब चलते हैं कि क्या ऐसा भी संभव है कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वह वेक्टर ना हो? बिल्कुल, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। आप देखेंगे करंट का नेचर है फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ठीक है? अगर हम एक नेटवर्क बनाएँ कंडक्टिंग वायर्स का, इस तरह से इन 2 आर्म से I1 एंड I2 करंट पास हो रही है। इस जंक्शन पे यह मीट करती है और हमें फाइनल करंट I3 मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे एमीटर लगा दें, यहाँ भी एमीटर लगा दें और अगर हम करंट के मैग्नीट्यूड को मेज़र करने की कोशिश करेंगे, तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2, I3 का वैल्यू I1 प्लस। अब अगर इस आर्म के बीच का एंगल थीटा अगर ये है, ये एंगल को अगर बदल दें, थीटा 2 कर दें और करंट का मैग्नीट्यूड वही रखें और यहाँ पे I3 करंट जो हमें मिलेगा, उसका भी वैल्यू हमें फिर से I1 प्लस, मतलब आप एंगल को बदल रहे हैं, रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है? ये सिंपली आप देख पा रहे हैं कि ये अलजेब्रिक सम से हमें मिल जा रहा है, ठीक है? इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? तो ये कहना कि अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये गलत है। या फिर कह सकते हैं अधूरा है ना? जनरली आप जब लोअर क्लासेस में होते हैं, तो क्योंकि हमारे पास यह वेक्टर एडिशन लॉ का कांसेप्ट नहीं होता है या उन जूनियर सेक्शंस में यह पढ़ा पाना मुश्किल है। क्योंकि इसका जो एक दायरा है वो बहुत ही वास्ट है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ का ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। बच्चों को सिर्फ़ इतना बता देते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और करंट के लिए हम क्या कह देते हैं, ये एक एक्सेप्शन केस। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जितने सारे एक्सेप्शन केस आप अगर पढ़ते हैं और जैसे-जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं, उन सारे एक्सेप्शन केसेस का आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं कि वेक्टर्स को अगर फर्दर एनालाइज़ करें, वेक्टर्स को अगर डीपली समझने की कोशिश करें, तो बहुत सारे ऐसे डेफिनिशंस हैं जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? क्या-क्या ऐसी बातें हैं? तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को देखेंगे। कोई भी वेक्टर हो, है ना? जनरली हम क्या करते हैं उसको एक एरो से डिनोट करने की कोशिश, और इस एरो का एक टेल होता है और एक हेड होता है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये इसका लेंथ हमें मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है? तो आपने क्या देखा? 3 चीज़ है इस एरो में, लेंथ ऑफ द एरो, टेल ऑफ द एरो एंड हेड ऑफ द एरो। आप अगर देखेंगे, ये हेड जो है, वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन उसके एरो हेड से डिनोट करते हैं। मतलब टेल टू हेड मतलब उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हुआ, और लेंथ है ना, ये हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी
दिया हुआ है, तो हम अपनी तरफ से हम इसका लेंथ अज़्यूम कर सकते हैं। अगर 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, तो इसका मतलब नहीं कि हम 4 मीटर का एकदम लंबा-सा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि चलो 4 मीटर ये रहा। इस अगर कोई डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर इक्वल टू 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, तो डिनोट करने के लिए हम इस तरह का एक एरो का कंसिडरेशन कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ अब अगर हम देखें कि अगर हमें ये कहा गया है कि मान लीजिए कि डी 1 वेक्टर जो है, वो 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है और डी 2 वेक्टर इक्वल टू मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि डी 1 वेक्टर और डी 2 वेक्टर दोनों सेम दिशा में है, लेकिन जब आप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर डी 1 वेक्टर आपने लेंथ इतना लिया है, तो डी 2 वेक्टर इसका ठीक आधा होगा, ठीक है? ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेक्टर्स है, उसका ये सेंस है। इसका कोई लिटरल मीनिंग आप नहीं कंसीडर कर सकते। ये एक सेंस है इसका, ठीक है? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? नहीं? देखिए जितने सारे अ आप इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर चाहे स्मॉल लेटर, चाहे मान लीजिए कि अगर एक लाइन है और मान लीजिए कि आपने लेंथ ए और बी बोला, तो आप इस लाइन सेगमेंट को ए और बी के ऊपर एरो लगाने से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वेक्टर को हम ए वेक्टर भी कह सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि हम सिम्बॉल्स के ऊपर कोई भी अलजेब्रिक सिम्बॉल्स लेंगे और उसके ऊपर अगर हम एरो लगा देते हैं, वह हम अपने सुविधा के हिसाब से वेक्टर का नाम दे सकते हैं। टी वेक्टर, अल्फ़ा वेक्टर, है ना, बीटा वेक्टर, कुछ भी, है ना? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ए, बी, सी ही नाम लेंगे, है ना? आपको जिस तरह का सिम्बॉल अगर दिखता है, जैसे टॉर्क के लिए हम टॉ लेते हैं, फ़ोर्स के लिए एफ वेक्टर लेते हैं। इसी तरह से आप अगर देखेंगे, है ना, वेलोसिटी के लिए वी वेक्टर ले सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए ए वेक्टर ले सकते हैं। आप मोमेंटम के लिए पी वेक्टर ले सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम के लिए एल वेक्टर ले लेते हैं या फिर जे वेक्टर ले लेते हैं। ये सब कॉमन बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। अब आता है कि हमारे पास कितने तरह के वेक्टर्स हैं। वैसे जो भी बच्चे आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो वेक्टर एक सब्जेक्ट के रूप में ही आपको देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर अलजेब्रा में। बट जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डीप डाउन होके नहीं पढ़ने की ज़रूरत है वेक्टर। आप सिर्फ़ उसका एसेंस समझें, उसका एप्लीकेशन कैसे हम फिज़िक्स में कर सकते हैं। या जो बच्चे आईआईटी का भी तैयारी कर रहे हैं, उनको फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डीप वेक्टर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। है ना? आज हम आपको जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसको भी अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इतना सफिशिएंट है ना? फिज़िक्स को लगाने के लिए। वैसे नॉलेज का तो कोई लिमिट है नहीं, आप जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। बट जितना से हमारा काम चल जाए, देखिए हमारा फिज़िक्स का एडवांस का क्वेश्चन, चाहे नीट में जितने सारे क्वेश्चन्स हैं, अगर वो हमारा लग जाए, साथ ही साथ हमारे बोर्ड के सिलेबस में जो भी चीज़ मेंशन्ड है, बोर्ड का सिलेबस ही अगर हम कंप्लीट कर पाएँ, ये सफिशिएंट है ना? तो जितना वेक्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो सफिशिएंट होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको फिज़िक्स में वेक्टर को समझने की ज़रूरी है। एक वेक्टर आएगा जिसको हम लोग नाम देंगे फ्री वेक्टर। ये फ्री वेक्टर क्या है? अगर कोई वेक्टर है ना? अगर हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज किए बिना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उस वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है? अगर आप यहाँ कहते हैं, इस वेक्टर का लेंथ जितना है, उतना ही अगर इस वेक्टर का लेंथ लिए, आप यूँ समझिए कि हमारा जो पेन है, ये एक वेक्टर यहाँ इंडिकेट करता है। इसका डायरेक्शन चेंज किए हुए बिना, है ना? हम इसको यहाँ ले आए, आगे ले आए, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आगे लेके चले गए या पीछे लेके चले गए या इसी वेक्टर के ऊपर
के बिना इसको नया ओरिएंटेशन दिए हुए और इसके लेंथ को बदले हुए अगर आप इसको मूव करते हैं, तो ये कौन-सा वेक्टर कहलाएगा? फ्री वेक्टर कहलाएगा, ठीक है? तो फ्री वेक्टर में है ना, आप वेक्टर को अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए बिना, है ना, तो उसको हम कौन-सा वेक्टर कहते हैं? फ्री वेक्टर कहते हैं, ठीक है? एनी वेक्टर दैट कैन बी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर without changing its direction, without changing its direction is called free vector, ठीक है? तो ए वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर तो नाम अगर आप दे दिए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मतलब क्या है? ये ए वेक्टर ही हुआ, है ना? क्योंकि इसमें आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी को चेंज नहीं किया है। एक लोकेशन से दूसरी जो लोकेशन आप बिना उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज किए बिना ले जा रहे हैं। ये कौन-सा वेक्टर कहलाएगा? बी वेक्टर, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? यूनिट वेक्टर, ओके? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो 1 मैग्नीट्यूड 1 कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वाला यूनिट इसके साथ अटैच नहीं होगा और हैविंग डायरेक्शन ओनली इसमें मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये डायरेक्शन को सिर्फ इंडिकेट करता है। तो यूनिट वेक्टर आपका किस काम के लिए है? इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। कहने का क्या मतलब है? अगर हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हमारा कोई वेक्टर ए है, ठीक है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 ए वेक्टर इक्वल टू 4 न्यूटन पर जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कोई भी वेक्टर अगर ए है, इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक वेक्टर को। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी मतलब मॉड ऑफ ए मतलब इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू विथ देयर फिजिकल यूनिट, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 न्यूटन ये एन जो नोट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो वेक्टर ए है वो फ़ोर्स होगा और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? टुवर्ड्स ईस्ट। यूनिट वेक्टर के डेफिनिशन के हिसाब से हमने देखा, ये सिर्फ क्या बताएगा? टुवर्ड्स ईस्ट। अगर हम ऐसा करें, ए वेक्टर बाय 4 न्यूटन अगर कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से आपने क्या कर दिया? डिवीज़न कर दिया, तो आपको सिर्फ डायरेक्शन मिला, यानी कि 1 गुने टुवर्ड्स ईस्ट, है ना? इसको इस तरह से आप समझने की अगर आप बात करें
ये 4 न्यूटन क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू तो है, ए मॉड मतलब डेफिनिशन ऑफ यूनिट वेक्टर देखेंगे, इन मैथमेटिकल फॉर्म तो आप क्या पाएँगे? ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप और यहाँ पे जो ए कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप अगर ऐसे कह सकते हैं, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर आपका है 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट बाय 4 न्यूटन, ठीक है? तो ये 4 न्यूटन गया, मतलब आपके पास क्या बचा? यानी कि ए कैप इक्वल टू फोर्स, ठीक है? तो यही वो डायरेक्शन है। अब हम क्योंकि क्यों क्या ज़रूरत है इस नोटेशन का ए कैप का? तो होता क्या है कि जब आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना एक सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए टुवर्ड्स ईस्ट लिखने इतना जगह भी लेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। उससे बेहतर है कि हम शॉर्ट हैंड, है ना, नोटेशन को क्या करें, यूज़ करें। अब आप समझ गए कि जिस वेक्टर को हम ए वेक्टर इक्वल टू 4 न्यूटन फोर्स ईस्ट कह रहे थे, अब हम उसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 4 न्यूटन ए कैप, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड ए कैप और ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू। तो जब आप देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर में आपने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ डायरेक्शन होता है। यहाँ पे न्यूटन और न्यूटन दोनों कैंसल्ड आउट हो गया। तो यूनिट वेक्टर में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट के लिए हम लोग यूनिट का यूज़ करते हैं, जैसे मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, है ना? केजी मीटर पर सेकंड। ये सब चीज़ आपको उस करस्पॉन्डिंग वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये टोटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो नहीं दिखना चाहिए, वो दिखेगा भी नहीं। अगर आप वेक्टर को समझते हैं या यूनिट वेक्टर की डेफिनिशन को अगर आप समझ पाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना है, देख लीजिए। मेनली आप मैथमेटिकल फॉर्म देखना इन मैथमेटिक्स। ओके। अब वेक्टर में आप अगर आएँगे तो आप देखेंगे कि जैसे किसी भी वेक्टर को अगर आपने उसी के डायरेक्शन में शिफ्ट किया, है ना? और उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं किए तो फ्री वेक्टर था। अगर हमने क्या किया कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा, है ना? उसका अगर मॉड निकालेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है और अगर उस वेक्टर से उसको डिवाइड कर देंगे, है ना? उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक कैप मिलेगा। ये यूनिट वेक्टर हमारा डिफाइंड हो गया, है ना? अब आता है कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स को कैसे समझें?
मान लीजिए कि हमारा 2 वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और अगर यह सेम डायरेक्शन में है, ये हम बात कर रहे हैं किसी पैरेलल वेक्टर पैरेलल वेक्टर। कोई 2 वेक्टर है, अगर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और डिफरेंट। हमें किस पे फ़ोकस करना है? डायरेक्शन शुड बी सेम। ये वेक्टर क्या कहलाएँगे? पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे क्या संभव? ए कैप इक्वल टू कैप और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये पक्का-पक्का संभव है। पैरेलल वेक्टर के अब है इक्वल वेक्टर। ऐसा वेक्टर्स है ना, 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स भी एक साथ आप देख सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो। मतलब ये हुआ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर तभी कहलाएगा जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है। तो ये वेक्टर क्या कहलाएँगे? इक्वल वेक्टर। मतलब ए इक्वल टू बी वेक्टर तभी कहला सकता है जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो क्या इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं? ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। क्या सभी पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हैं? नो, नॉट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। ओके, जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तब आता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर इक्वल वेक्टर है तो क्या? और पैरेलल वेक्टर है तो क्या होगा? तो इक्वल वेक्टर में भी एंगल बिटवीन वेक्टर डिग्री हो और यहाँ पे भी ये 2 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि भाई एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालते कैसे हैं? ठीक है? अभी आप यहाँ तक रहिए, हम आपको एंगल बिटवीन वेक्टर पहले बता देंगे, उसके बाद हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे आएँगे। तो अब एक हेडिंग देते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन वेक्टर। बहुत ही का कांसेप्ट है ना? एंगल वेक्टर निकालना। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा हमें टफ लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे आपको जितना ईज़ी से वे में इसको समझा सकें। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे ईज़ीएस्ट वे है, 2 वेक्टर लेना है कि हमें पता मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से और वेक्टर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये फ्री वेक्टर्स जो होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बदलता है। हम कोशिश करेंगे कि वेक्टर को पकड़ के ऐसे ही वर्चुअली शिफ्ट कर लें यहाँ पे। वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वेक्टर पे असर नहीं पड़ेगा, हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे ताकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, लेकिन दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे आ जाए। टेल टू टेल मीट करना है।
कॉमन पॉइंट। इसी कॉमन पॉइंट पे टेल और टेल को हम मीट कराएँगे। उसके कारण से देखिए 2 एंगल बनेगा, एक थीटा 1 एंगल बनेगा और एक थीटा 2 एंगल बनेगा, थीटा 2 एंगल। अब स्मॉलेस्ट एंगल की कंसीडर्ड एज़ एंगल बिटवीन ठीक है? तो यहाँ पे थीटा 1 हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट एंगल है, थीटा 1 लेस देन थीटा 2 तो थीटा 1 इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए अब ऐसा भी हो सकता है, ये तो हो गया एंगल फाइंड करना 2 वेक्टर के बीच जब आपने टेल और टेल को क्या किया कॉमन पॉइंट पे मीट किया। क्या मानते हुए कि भैया ये फ्री वेक्टर है और फ्री वेक्टर को हमने क्या किया पैरेलली शिफ्ट किया और यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे ला दिया। क्या एक तरीका और भी हो सकता है? वो तरीका क्या है? कि अगर हम वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट करें, का हेड हेड और हेड दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट पे मीट तो कॉमन पॉइंट पे मीट करने से फिर से यहाँ पे हमें थीटा चलिए थीटा 3 और थीटा 4 फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया वेक्टर हमने लिया है वेक्टर एन एफ वेक्टर और इसके दोनों हेड और हेड को हमने कॉमन पॉइंट पे मीट करा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से थीटा 3 लेस देन थीटा 4 है, थीटा 3 विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ये 2 में तो स्टूडेंट्स कभी नहीं कन्फ्यूज़ होता है। रही बात एक दूसरा कॉम्बिनेशन का, है ना? 2 कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि आप टेल टू टेल मीट करें, हेड टू हेड मीट करें और एक है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे हेड टू टेल मीट। मान लीजिए कोई हमारा वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर आप निकाल के दीजिए। ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर। हम जानते हैं कॉम्बिनेशन अगर इस तरह से है, ठीक है। हम क्या करेंगे पहला वेक्टर को थोड़ा-सा आगे की तरफ शिफ्ट आप आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आप देखिए कि आपको ऐसा महसूस होगा फिर से कि एक तरह से टेल टू टेल वाला कॉम्बिनेशन, है ना? तो अब इसके कारण से यहाँ पे जो एंगल बना, वही एंगल बिटवीन ठीक है? तो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में हम पहले वेक्टर को थोड़ा-सा आगे शिफ्ट करते हैं और उसके कारण से एक एंगल जो बनता है, उसे हम एंगल बिटवीन थीटा इज़ द एंगल बिटवीन थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ये 3 मेथड्स हैं, जो जनरली हमें हेल्प करेगा किसी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड अगर मान लीजिए कि इसके आधार पे हमें क्वेश्चन दे दिया, भैया फाइंड करो कि एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है? ऐसे एक वेक्टर ये दे रखा है और परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर हमें और यहाँ का एंगल थीटा दे रखा है और ये जो है 90 डिग्री है। कह रहा है कि फाइंड एंगल ये वेक्टर
ए वेक्टर एंड आप कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहला वेक्टर यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि कौन-सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बन रहा है या टेल टू टेल कॉम्बिनेशन बन रहा है या हेड टू हेड कॉम्बिनेशन? ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि ये हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, पहला वेक्टर को थोड़ा-सा आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए ऐसा महसूस करते हैं और इसके कारण से यहाँ पे जो एंगल बना, वही एंगल बिटवीन वेक्टर हुआ करता था। तो अब आप देखिए कि अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है ऑन वेक्टर ए, ये परपेंडिकुलर लाइन है ऑन वेक्टर ए, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा? 90 डिग्री, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 1 इक्वल टू कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा। यही हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन, ठीक है? तो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर कितना हो गया? $90 डिग्री। अगर मान लीजिए कि इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया हो और हमसे पूछा जा रहा हो कि बताइए एंगल बिटवीन अ, वेक्टर्स क्या होगा? मान लीजिए कि दिया हुआ है और एक वेक्टर है आपका, ये है आपका और ये है आपका, और हमसे पूछा जा रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल आप मान सकते हैं। पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन ये अल्फा दे रखा है या दे रखा है आपको, ठीक है? और कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर, वेक्टर एंड वेक्टर, वेक्टर एंड ए वेक्टर। एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं। अ, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। हम हर एक पहले 2 पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कह रहा है। हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर पे जाएँगे। क्या है? हमने क्या देखा? हेड टेल कॉम्बिनेशन। हेड टेल कॉम्बिनेशन अगर है, हमें क्या करना है? पहला वेक्टर को थोड़ा-सा आगे बढ़ाना है। अब यह अगर देखें टेल टू टेल का कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये अल्फ़ा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री है, ठीक है? तो हमें निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर, तो ये कह रहा है निकालने के लिए, ये कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल बिटवीन दीज़ वेक्टर्स कितना हो जाएगा? यहाँ आते हैं, वेक्टर को आगे बढ़ाएँगे, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है? टेल टू टेल कॉम्बिनेशन, सॉरी, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, क्योंकि वेक्टर का टेल और वेक्टर का हेड यहाँ पे जॉइन कर रहा है। मतलब आगे बढ़ाएँ इस वेक्टर को, इसके कारण से ये एंगल बना। ये एंगल कितना हो जाएगा? 100 माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं, सी और ए के बीच बात करते हैं। सी और ए के बीच आप देखेंगे, यहाँ पे भी हेड टेल कॉम्बिनेशन, हेड टेल कॉम्बिनेशन में है ना, सी वेक्टर को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँ, इसके कारण से ये एंगल बना। ये चूँकि 90 डिग्री दे रखा है, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो बी एंड सी के बीच एंगल बना 180 डिग्री माइनस, एंड एंड ए के बीच जो आपका एंगल बना 90 डिग्री। ये मैक्सिमम आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है, आ सकता है इस तरह का। या फिर आप जब क्वेश्चन
सोल्व कर रहे होंगे, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है? तो नीट लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो पूछ दिया, नहीं तो ज़रूरी नहीं। काफ़ी फंडामेंटल चीज़ है जो आते रहना चाहिए। अ, ओके। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे चलते हैं। ये तो एंगल बिटवीन वेक्टर बीच में हमें बताना पड़ गया। ओके, अब है एंटी पैरेलल वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ये 2 चीज़ हम क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर होता है, कोई भी 2 वेक्टर, ज़रूरी नहीं कि सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर ये कोई भी 2 वेक्टर, हाँ? तो अपोज़िट इन डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड का कुछ भी, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोज़िट होना। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएँगे? एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना? दोनों का डायरेक्शन। अगर हम बात करें एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। 3 वेक्टर के रूप में इसको हम लेते हैं। तो ए वेक्टर हमारा इधर है, इस पॉइंट पे हम इसको जॉइन करने की कोशिश, आप ऑब्ज़र्व करेंगे, ये हमारा बी वेक्टर हो, के बीच का एंगल 180, हाँ, 0 डिग्री नहीं, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180, ठीक है? 180। वो पैरेलल वेक्टर अगर हुआ करता था, तो उसके बीच कितना एंगल होता था? 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180। ओके। अब एक कॉम्बिनेशन बनता है कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, और इसका अगर हम माइनस साइन -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। तो अगर मान लीजिए कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर वेक्टर के क्या हैं? नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल एंड अपोजिट इन। यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, ए वेक्टर का मॉड या अभी ए कैप इक्वल टू माइनस कैप बोल सकते हैं, और यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू जी। अगर हमारा नेगेटिव वेक्टर है, तो नेगेटिव वेक्टर्स का सम कितना होता है? 2 होगा, है ना? लेकिन अगर एंटी पैरेलल वेक्टर की अगर बात करें, है ना? एंटी पैरेलल वेक्टर्स की अगर बात करें, एंटी पैरेलल में क्या हो रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है, ठीक है? उसका मॉड इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात पक्का है, पहला वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन के नेगेटिव होगा। यानी कि यूनिट वेक्टर्स ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो सम होगा, वो 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पे वेक्टर का सम और यूनिट वेक्टर का सम वेक्टर के लिए अ, नेगेटिव वेक्टर्स के लिए, हाँ, दोनों ठीक है। अब आता है, आप देखेंगे कोप्लानर वेक्टर क्या होता है? कोप्लानर वेक्टर क्या है? तो अगर हम ये देखिए किसी भी प्लेन में, जैसे मान लीजिए कि हमारा बोर्ड का प्लेन है, और इस पे अगर आप कोई भी वेक्टर अगर आप डोनेट डिनोट करते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, वेक्टर, और अगर यह इस प्लेन को टच करता है, नहीं कंप्लीटली, यह लाइन अगर इस पे लाइन लाइन लाइंग है ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, देन ऑल वेक्टर्स आर कोप्लानर वेक्टर है। अगर हम कोई 2 फ्री वेक्टर की बात करें, तो ऑलवेज कोप्लानर वेक्टर ही होंगे, ठीक है?
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हमारे हाथ में 2 पेन है और कंडी अगर एरो हेड की बात करता है, तो अगर इस 2 पेन को देखें और ये हमारे पास एक प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट को अगर इस पे रखें और दोनों ही पेन इस प्लेन शीट को कंप्लीटली अगर अ, टच कर रही है, तो ये कोप्लानर वेक्टर हुआ। अगर मान लीजिए कि हम इसका ओरिएंटेशन किसी एक वेक्टर का बदल भी दें और ये फ्री वेक्टर है, फिर भी हम देखेंगे ये एक-दूसरे कोप्लानर है क्योंकि फिर से एक प्लेन इसको क्या कर रहा है, टच कर ही रहा है ना? तो इसीलिए कहा गया है कि 2 वेक्टर अगर फ्री वेक्टर हैं या 2 से अधिक वेक्टर भी, है ना? अ, और अगर वह एक प्लेन में लाई करता है, तो वो सारे वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लानर वेक्टर। लेकिन कोई भी 2 वेक्टर अगर है और अगर वो फ्री वेक्टर इन नेचर है ना? तो वो क्या है? कोप्लानर। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास और एक तरह का वेक्टर है, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर की अगर हम बात करें, तो अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से एक पॉइंट पे अगर अ, वो इनिशिएट होता हो, वेक्टर्स अगर किसी एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है, ये सारे वेक्टर्स क्या होंगे आपस में? कोइनिशियल वेक्टर्स। उसी तरह से कोटर्मिनस वेक्टर की अगर बात करें, तो वो सारे वेक्टर जो एक पॉइंट पर टर्मिनेट करता है, नहीं? वो सारे वेक्टर कोटर्मिनस कोइनिशियल ये कुछ ऐसे वेक्टर्स थे, जिसका हमें ज़रूरत पड़ सकता है। ज़्यादा मैथमेटिकली यहाँ पे वेक्टर्स को नहीं देखना है, बस इसके ऑपरेशंस पे हमें फ़ोकस करना है और इसका जो रिजल्टेंट होता है ना? वो हमारे लिए काफ़ी ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट वेक्टर की हम बात कर चुके हैं इससे पहले। हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हमें वेक्टर्स में ज़रूरी है। हम जानते हैं कि कितना भी फिज़िकल फिनोमेना हमारे सामने अ, नेचुरल फिनोमेना चाहे फिज़िकल फिनोमेना आप कह लें या कोई भी घटना है हमारे चारों तरफ हो रही है, हमारे पास 3 डायमेंशंस और उन 3 डायमेंशंस की हेल्प से हम इन घटनाओं को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं और एनालाइज़ कर सकते हैं। वो कौन-कौन सा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ज़ेड एक्सिस। एक्स, वाई एंड ज़ेड एक्सिस। जहाँ पे ये तीनों एक्सिस मीट करता है, ओरिजिन वो कहते हैं और यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आप अपने घर के कॉर्नर्स को देख लीजिए, जहाँ पे अ, आपका प्लेन सर जो नीचे का हॉरिज़ॉन्टल सरफेस है और जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2 वर्टिकल वॉल्स हैं, है ना? वो जहाँ पे मीट करता है, तो एक कॉर्नर बनता होगा, चाहे ऊपर, चाहे नीचे। उस कॉर्नर को आप ओरिजिन कह लीजिए और ओरिजिन से, है ना? आपको क्या करना है, अपने किसी पॉइंट का लोकेशन या पोज़ीशन डिनोट करना है, पोज़ीशन को समझाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने 3D को से रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का है ना मतलब सोचेंगे कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास बना। अब ये वाई एक्सिस जो देख रहे हैं इसको और थोड़ा-सा नीचे की तरफ ले जाएँगे, ये वाई डैश कहलाएगा और ये नेगेटिव पार्ट है और ओरिजिन से ऊपर ये पॉजिटिव। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और ओरिजिन से इधर, है ना? तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ और ये नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है? उसी तरह से जेड एक्सिस पर पीछे की तरफ ले जाएँ, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ठीक है? और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है? इस तरह से हम एक्सिस को है ना अरेंज करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, हम आई कैप
ये बताता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उसी तरह से वाई एक्सिस में अगर कोई चीज़ है, कोई वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करना है, हम जे कैप और ये हुआ हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस एंड के कैप ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अगर हम इसी तरह से बात करें माइनस आई कैप का, ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस माइनस जे कैप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और अगर हम बात करें के कैप की, ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब अगर हमें किसी 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो इन जनरल हम इस आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा यूनिट वेक्टर्स है, का हम फर्दर यूज़ करेंगे। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, है ना? और इस तरह से आप अपने कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए